हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैम एक छोटी सी बात हमारे बच्चों से करना चाहती है। वो ये है कि बच्चों, आप लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सबके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। कोई चाहता है मैम हम आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कहते हैं मैम हमें एम्स जाना है, कोई एनडीए, कोई नेवी की फॉर्म्स में जा रहा है। तो बेटा कैल्विन आपको ये सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये ध्यान रख रहे हैं हम आपके कि हमारे बच्चों को उतना ही कंसेप्ट एजुकेशन मिले, वो भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, भी पूरा पूरा कंटेंट लेके चल रहे। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। 11th निकल चुके हैं, हमारे पास 1 साल है जिसमें हमें अपनी 12th भी करनी है, 11th को भी कवर अप करना है, प्लस अपने सपनों की तैयारी भी करनी है। उड़ान भरनी है हमें, तो उस उड़ान के लिए हमें क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पर एक छोटी सी बात मेरे बच्चों, कि इस समय अगर आप इनरोल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मजेदार न्यूज है। वो ये है कि चल रहा है डिस्काउंट ऑफर। तो ये ऑफर आपकी जेब के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो लेट ना करें, जल्दी इनरोल करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। ओके, तो चलिए बिना देर करे अब हम शुरू करते हैं अपनी 12th की फर्स्ट यूनिट, दैट इज योर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करनी है यार, पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट से अब हम लोग डील करने वाले हैं। नाउ वी आर इन अ 12th। अब 12th का कोर्स अब हमें करना है। 12th की हम लोग सारे चैप्टर्स को निपटाएंगे। पहली यूनिट का पहला चैप्टर आपके लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मेरे बच्चों। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, देखो यार ये यूनिट जो है आई थिंक 12 से 16 नंबर की आती है बोर्ड्स में। बोर्ड का मैं लेवल आपको बता रही हूँ। तो जिसमें पहला चैप्टर जो है बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ये एक तरीके से सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में मैं बता रही कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिंदगी में क्या क्या स्टेजेस आती हैं, किस किस तरह के इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, ये सब इस चैप्टर से हम लोग डील करेंगे। फिर इसके बाद अपनी वही प्लांट फिजियोलॉजी बोल दिया मैम ने कि प्लांट का चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देन इस यूनिट में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स में कैसा होता है, उसमें हम अपना पढ़ेंगे, अपना डिस्कस करेंगे, हम कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे। हालांकि कुछ आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ रखा है, अब हम उसको कंप्लीट डिटेल में करेंगे। फिर लास्ट में हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। तो मतलब कह सकते हैं जो पूरी यूनिट है तो कंबाइन है एक तरह से। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस पूरे रिप्रोडक्शन प्रोसेस को एनालाइज करेंगे, प्लांट्स में भी और ह्यूमंस में भी। ओके बच्चों, तो बिना देर करे करते हैं अपने पहले चैप्टर की शुरुआत, करते हैं शुभ आरंभ 12th क्लास का। एंड द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि भाई रिप्रोडक्शन कैसे होता है ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो वो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। री मतलब बच्चों देखो, वर्ड को ब्रेक करना है हमें। हमने पढ़ा है कि बायो में सिर्फ भाई वर्ड को ब्रेक कर दो, पूरी की पूरी बायोलॉजी आपके सामने खुल के सही हो जाती है। री मतलब मेरे बच्चों अगेन, री का मतलब होता है अगेन। प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है फॉर्मेशन। तो किसी इंडिविजुअल का दोबारा फॉर्मेशन होना इज द रिप्रोडक्शन, सिंपल। सो रिप्रोडक्शन इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। अपने जैसे इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना मेरे बच्चों क्या कहलाता है मैम, रिप्रोडक्शन कहलाता है। बिल्कुल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब हमें पढ़ना है ऑर्गेनिजम्स में, देखते हैं। अच्छा रिप्रोडक्शन तो ये है, फिर वाई रिप्रोडक्शन, क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन। पहले तो भाई व्हाट, फिर वाई, फिर हाउ। तो व्हाट हमने समझ लिया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्यों करते हैं। तो भाई हम चाहते हैं ना कि भाई हमारी जो जनरेशन है वो लंबे समय तक हो। जैसे दादी कहती है ना शादी होने के बाद किसी की घर में होती है, सो अब तो बहुत जल्दी हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। सो बच्चों हमारे जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरी डेथ से पहले ना मैं अपने आने वाले एक इंडिविजुअल का चेहरा देख लूँ, जो कि मेरे इस वंश को आगे चलाएगा, जो कि हमारे परिवार की इस पीढ़ी को, आप समझ सकते हैं जनरेशन्स को आगे लेके जाएगा। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी। तो अगर एक इंडिविजुअल अपनी स्पीशीज का कंटिन्यूअस देखना चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चों। वाई, क्यों, तो ये बता दिया। अब हाउ, कैसे होता है, तो बेटा यही अब हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं कि कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, यही हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो करते हैं, देखते हैं भाई क्या है हमारे पास।
मैम ने बड़ी मेहनत से स्लाइड प्रिपेयर की है भाई। रिप्रोडक्शन क्या है? थ्रू एवरी ऑर्गेनिज्म, भाई हर ऑर्गेनिज्म हैज ए फाइनाइट लाइफ स्पेन। अब ये लाइफ स्पेन क्या बोला है, तो हम अपने आप समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज द मीन इज लाइफ स्पेन। सो मेरे बच्चों, अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन होता है, इट इज अ पीरियड ऑफ बर्थ टिल द नेचुरल डेथ। भाई जिंदा रहने से नेचुरली मरने तक का जो पीरियड है, उस पूरे पीरियड को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पेन। किसी का मर्डर कर दिया वो नहीं बेटा, नेचुरल डेथ से बर्थ से नेचुरल डेथ। बताओ मैम ये क्या उल्टा बोल रही है। तो बर्थ से नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है बच्चों, उसे कहते हैं लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन इज द पीरियड ऑफ बर्थ टिल नेचुरल डेथ। बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है मेरे बच्चों, हम उसे बुलाते हैं लाइफ स्पेन। हर किसी की लाइफ स्पेन अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा भी होती है, किसी की कम भी होती है। तो अगर आप देखो तो बेटा जो आपका बैनियन ट्री है, कितने लोग इसे बनियान ट्री भी बोलेंगे बेटा, बैनियन ट्री बरगद का पेड़, इसकी लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होती है, 1000 to 1500 ईयर्स तक होती है बेटा, काफ़ी ज़्यादा होती है। वही आपके डॉग्स वगैरह की 10 ईयर्स होती है। तो ऐसे हर किसी के, ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो 100 to 120 ईयर्स होती है, 100 ईयर्स मानते हैं। तो ये सब होता है लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन क्या होता है? तो लाइफ स्पेन का मतलब है इट इज अ पीरियड ऑफ बर्थ टिल दी नेचुरल डेथ। भाई जन्म लेने से मरने तक का जो पीरियड है, उस पूरे पीरियड को हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। अब इस लाइफ स्पेन में बहुत सारी फेजेस आती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनाइट लाइफ स्पेन, हर किसी की अपनी फाइनाइट जिंदगी है भाई, क्योंकि हम सब लोग मॉर्टल है, हम लोग एक दिन मर जाएंगे। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म जो मरता नहीं है तो बेटा वो है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना मेरे बच्चों, वो इमॉर्टाइल होते हैं, वो इमॉर्टाइल होते हैं या इमॉर्टल बोलते हैं हम उन्हें। वो कभी मरते नहीं है, क्योंकि जब कभी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मरने की कगार पे आता है भाई, वो टूट जाता है और रिप्रोडक्शन करके अपने 2 इंडिविजुअल दे देता है। इसका मतलब कभी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं मेरे बच्चों? इमॉर्टल, बाकी ऑर्गेनिजम्स मॉर्टल है। भाई हम सब लोग मॉर्टल है, लेकिन सबने मरना है ना, जिंदगी का नियम है, हमें भी फॉलो करना है, तुम्हें भी फॉलो करना है ना, बिल्कुल। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। अच्छा बच्चों, एक चीज पूछ लेते हैं पेपर में कई बारी, वो है एवरेज लाइफ स्पेन। मेरे बच्चों क्या पूछते हैं? एवरेज लाइफ स्पेन। तो बेटा एवरेज लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है? तो एवरेज लाइफ स्पेन हम लोग निकालते हैं एक कम्युनिटी की। जैसे मान लीजिए आप अपने देश को लेते हैं, भाई अपना देश सबसे प्यारा है भाई, भारत को लेते हैं। तो भारत में आमतौर पे जो लोगों की एवरेज लाइफ स्पेन होती है वो 60 to 70 ईयर्स होती है। मतलब ज़्यादातर लोग 60 से 70 साल तक जीते हैं, फिर वो मर जाते हैं। तो कैसे निकालते हैं एवरेज लाइफ स्पेन? तो बेटा लाइफ स्पेन को हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन। तो एवरेज लाइफ स्पेन जो है बेटा वो टोटल पॉपुलेशन में देखा जाता है और फिर उसका एवरेज निकाला जाता है। टोटल पॉपुलेशन में देखकर ये बताया जाता है। और मैक्सिमम लाइफ स्पेन क्या होता है? एक वर्ड होता है बेटा एवरेज लाइफ स्पेन, एक होता है मेरे बच्चों मैक्सिमम लाइफ स्पेन। मैक्सिमम लाइफ स्पेन मतलब जैसे कि मान लीजिए भाई मैंने एक पर्टिकुलर स्पीशीज ले ली, इंसान की बात करता हूँ, खुद ही इंसान है, जानवर तो है वैसे हम लोग, पर इंसान की बात करते हैं। तो मैं अगर ह्यूमंस की बात करूँ बेटा, तो ह्यूमन में मैक्सिमम लाइफ स्पेन 125 to 130 ईयर्स होती है। मतलब 125 से 130 साल आमतौर पे, बेटा ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसके लिए मैं वो नहीं बता रही। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि सबसे ज़्यादा जीने वाला इंडिविजुअल की एज कितनी थी, लिखकर बताना सभी लोग। तो चलिए, तो मैक्सिमम लाइफ स्पेन जो होती है ह्यूमंस के अंदर मेरे बच्चों वो 125 से 130 ईयर्स होती है, इसे कहते हैं मैक्सिमम। और एवरेज निकालने के लिए हम पॉपुलेशन में सबका निकालते हैं एवरेज, इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं, बड़ा होगा आपने फिजिक्स में पढ़ते हो मीन वैल्यू। तो ये 2 चीज़ पूछ लेते हैं बेटा। चलो अपने कंटेंट पे आते हैं। सो रिप्रोडक्शन इनेबल्स मतलब जरूरी क्यों है? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए। कहाँ से कहाँ कंटिन्यू करना है मैम? तो बेटा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशंस। और इसी बेसिस पे हमने रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई किया है 2 पार्ट्स में। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है मेरे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे बच्चे बहुत अच्छे से ये जानते हैं। चलिए बात करते हैं। तो दिखा दिया गया है रिप्रोडक्शन हैज 2 टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेरे बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखिए
और एसेक्सुअल की मेथड्स आपको दिखाए गए, एसेक्सुअल के सारे मेथड दिखाए गए हैं कि एसेक्सुअल हमें बहुत सारे प्रकार के पढ़ना है, डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे। एक है सेल डिवीजन के बेसिस पे जो होता है, जिसमें बाइनरी फिजन, बडिंग और स्पोल्यूलेशन आता है। बाइनरी फिजन भी और भी होता है, इसमें मल्टीपल फिजन भी आप लिख सकते हो। इसमें हम लोग मल्टीपल फिजन को भी घुसा देंगे। क्या जाता है घुसाने में, घुसाओ। फिर फ्रैगमेंटेशन मेरे बच्चों, क्या फ्रैगमेंटेशन, ये भी तो होता है, बॉडी टूटती है। फिर रीजनरेशन एक पढ़ना है हमें इसमें। फिर हम पढ़ेंगे स्पीसीज स्ट्रक्चर्स के हिसाब से स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि जूस्पोर, कोनिडियोस्पोर, गैम्यूल्स, बर्ड्स। और एक पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि किस में होता है, ये प्लांट्स में होता है, बाकी सारे ये ऑर्गेनिजम्स के। तो ये सारे जो हैं ये हमें एसेक्सुअल के अंदर मेरे बच्चों डिस्कस करने हैं। तो बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन और द टू, भाई एक इन्वॉल्व हुआ है यार, क्या दो इन्वॉल्व हुए, उस बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेरे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इसका डिफरेंस है? अदरवाइज हम लोग इसकी डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ओके, नहीं दिया कोई बात नहीं, वी हैव टू मेक अ टेबल, हम खुद टेबल बना लेते हैं, एक्सपर्ट हैं हम लोग टेबल बनाने में। तो एसेक्सुअल क्या काम क्यों नहीं कर रही है, और सेक्सुअल, ठीक है बेटा। सैनुअल हो गया, देखा बेटा आपने, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ये लो, ठीक है बेटा, मैम ने सेक्सुअल कर दिया, सैनुअल लिख दिया था यार उसने, पता नहीं क्यों। चलिए तो हम बात करते हैं, सबसे पहली बात तो हमारे बच्चे जानते हैं कि मैम तो बेसिक डिफरेंस यार बहुत पड़ा है। तो हमने ये जाना है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे मेरे बच्चों बोथ द पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, बोथ पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं। वन इज योर मेल पार्टनर एंड अदर वन इज द फीमेल पार्टनर, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल का भी और फीमेल का भी। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक तरह का स्लो प्रोसेस है स्लो है नहीं मैम, ये तो फास्ट है, सिंपल सेल डिवाइड किया और काम धंधा हो गया, तो ये एक तरह का फास्ट प्रोसेस है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह का स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, पहले क्रॉसिंग ओवर होगा, डीएनए कॉपी होगा, फेजेस होंगी, उनके अंदर जा जाके मतलब बहुत ही लंबा झंझट वाला काम है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, मेरे बच्चे कहेंगे मैम नहीं, वेरिएशन इसमें नहीं देखा जाता, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर डजंट टेक प्लेस, ये नहीं होती। और वहीं यहाँ पर वेरिएशन होता है, हम कहेंगे बिल्कुल होता है यार, हम अलग नहीं है क्या अपने पापा से, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, होगा क्या होगा, वेरिएशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है क्रॉसिंग ओवर। कब होता है? तो बेटा मियोसिस 1 की प्रोफेस में पैंकिटीन फेज में होता है। कब होता है ये? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस के पैंकिटीन, अरे यार पैंकिटीन में, ठीक है बेटा। सो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस 1 के प्रोफेज में होता है, ये यहाँ पर होता है, ठीक है बेटा। फिर अगर आगे बात करें हम लोग मियोसिस 1 के प्रोफेज में होने के बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें वेरिएशन नहीं है, तो ये आगे इवोल्यूशन को भी लीड नहीं करता, ये इवोल्यूशन को लीड नहीं करता, पर ये लीड करता है। यहाँ पर तो हो रहा है ना, यहाँ पर तो हो रहा है, नई तरह की स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा यार। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और अगर हम बात करें तो ये एक तरह का सिंपल प्रोसेस है ना, सिंपल है, इसमें कभी कभी स्पेशल स्ट्रक्चर्स की जरूरत भी पड़ जाती है, अदरवाइज ये कैसा है, ये एक तरह का सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है ये। वहीं सेक्सुअल की बात करें तो ये एक तरह का मेरे बच्चों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स होता है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स होता है। गैमेट्स क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड्स होते हैं ना, गैमेट्स की बात करते हैं, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स विच कैरी ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट,
यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता। तो ये सब चीजें जो कि बेसिक डिफरेंस है आपके एसेक्सुअल में एंड मेरे बच्चों सेक्सुअल के अंदर। चलिए ठीक है मैम, इतना तो क्लियर है हमें, अब आगे बताइए। ओके सो फिर व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम एसेक्सुअल कहते हैं। और जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, अपोजिट सेक्स, वन इज द मेल एंड द अदर वन इज द फीमेल पार्टनर, प्रेसिपिटेट इन द रिप्रोडक्शन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट होता है, वो कहलाता है मेरे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम लोग बहुत ही क्लियरली जानते हैं। चलिए ठीक है, आगे बात ये हो चुकी। फिर अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ बातें, कुछ कंडीशंस बता रहे हैं। एसेक्सुअल यूजली फॉलोड बाय द ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बेटा वो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं जिनकी बॉडी सिंपल होती है। जैसे हमारी बॉडी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, सेल है, सेल के बाद टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, ऐसा नहीं होगा। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, विद 10 पेरेंट्स तो नहीं आते। फिर विद और विदाउट, यार ये विद 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 क्यों लिख रही है, कब विद इन्वॉल्वमेंट हुआ है, विद गैमेट क्यों लिख रही है ये एनसीईआरटी, क्यों लिख रही है विद गैमेट्स? तो बेटा विद गैमेट्स इसलिए लिख रही है क्योंकि बेटा किसी किसी फॉर्मेशन में आप देखोगे स्पोरुलेशन में, वहां पर आपके कोनोडियोस्पोर, जूस्पोर्स बन रहे हैं, उनसे इसलिए वहां पर मेंशन कर रही है विद और विदाउट। ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन हुआ ही नहीं है, तो जो इसलिए हम ऐसी स्पीशीज को क्या बुलाते हैं, क्लोन। तो बेटा क्लोन क्या होती है, तो क्लोन एक ऐसी स्पीशीज है जो जेनेटिकली भी सिमिलर हो और जो मॉर्फोलॉजिकली भी क्या हो, सिमिलर हो। तो भाई बाहर से देखने में भी अच्छे एक जैसे हो और अंदर से भी एक जैसे हो, तो वो स्पीशीज क्या कहलाती है, क्लोन्स। तो एसेक्सुअल्स आर क्लोन्स एंड सेक्सुअल्स आर नॉट अ क्लोन स्पीशीज। ठीक है बच्चों। फिर देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में भाई कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर हम अपने सबसे पहले की बात करें, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा ग्रुप जो हमारा है, तो इन प्रोटिस्टा एंड दी मोनेरा ग्रुप जो पेरेंट सेल होता है वही सिंपली डिवाइड हो जाता है मेरे बच्चों। पेरेंट सेल ही क्या करता है, सिंपली डिवाइड होता है 2 या 2 से ज्यादा न्यू सेल्स में, और इस तरीके का रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेल डिवीजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने एक बाइनरी फिजन को बहुत बार देखा होगा। बाइनरी फिजन जो कि आप सिंपली, हम लोग हमेशा से अमीबा की बात हम लोग करते आए हैं कि बाइनरी फिजन इज अकर इन दी अमीबाज ऑर्गेनिज्म, अमीबा में होता है, अमीबा में होता है, ये बात हम करते आए हैं। तो ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक सेल डिवाइड होता है 2 हाफ्स में, 2 हाफ्स में डिवाइड होता है और रैपिडली ग्रो करता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और बढ़ के क्या बन जाता है, अडल्ट बन जाता है। एग्जाम्पल है अमीबा एंड दी पैरामीशियम मेरे बच्चों। तो हम जरा इसकी बात करते हैं, अपनी फेवरेट ब्लैंक स्लाइड्स लेते हैं यार, उन पे बात करेंगे। सो वी हैव टू टॉक अबाउट बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं हम लोग। सो बाइनरी फिजन की बात हम लोग अब जरा देखते हैं। तो बेटा अगर बाइनरी फिजन की हम बात करें तो बाइनरी फिजन का मतलब बाय मतलब 2, फिजन मतलब ब्रेकडाउन, 2 में ब्रेकडाउन होना बेटा अलग अलग है। एक होता है बेटा आपका अमीबल, एक अमीबा के अंदर आपको देखने को मिलता है कोई इस तरीके का अमीबा होता है, ये रहा, दिस इज योर अमीबा। अमीबा की बॉडी पे आउटर ग्रोथ्स होती हैं, आई हैव टू ड्रॉ सम आउटर ग्रोथ्स हियर। देखो ये अमीबा की बॉडी पे कुछ इस तरीके की आउटर ग्रोथ्स पाई जाती हैं मेरे बच्चों। इन आउटर ग्रोथ्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, वी कॉल्ड एज सूडोपोडिया। हम इन्हें क्या बुलाते हैं मेरे बच्चों, सूडोपोडिया बुलाते हैं, जिसकी मदद से जो इसके फॉल्स फीट भी कहलाते हैं। अमीबा इसी की वजह से चल फिर भी पाता है, ये इसके फॉल्स फीट भी कहलाते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल होता है इसके अंदर। तो अमीबा आपको पता है कि भाई इसमें एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस होता है, मतलब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है कार्योकाइनेसिस, इसको हम सिंपल फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं बेटा इस मेथड को, जो अमीबा के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो कार्योकाइनेसिस मतलब कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस सबसे पहले होगा,
तो ये रहे अमीबा के जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू, ऐसे बड़ा होना शुरू होता है, डिवाइड होना शुरू होता है, और जैसे ही काइरोकाइनेसिस हो जाएगा, जैसे ये रहा, काइरोकाइनेसिस होने के बाद इसके अंदर होता है साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन। इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, और 2 अमीबास फॉर्म हो जाएंगे। ये रहे इस तरीके से क्या बन जाएंगे, 2 डॉटर अमीबा। ये हो गई आपकी, ये हो गई पेरेंट अमीबा, दिस इज दी पेरेंट अमीबा and these are the daughter amoeba। ये डॉटर अमीबाज हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्म हो जाते हैं। सिंपल डिवीजन हुआ, कहीं से भी काट लो, मतलब आप इसमें जो डिवीजन हुआ है बेटा, हो सकता है ये ऐसे भी कट जाए, ये ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, ये ऐसे भी टूट सकता है, ये ऐसे भी, मतलब कि किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पे कट्स हो सकता है। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड एनी प्लेन ऑफ द बॉडी, तो उसे हम सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। डिवाइड एट एनी प्लेन ऑफ बॉडी, बॉडी के किसी भी प्लेन पर डिवाइड हो जाए मेरे बच्चों, तो उसे कहते हैं बाइनरी, सिंपल बाइनरी फिजन। फिर एक होता है ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन मेरे बच्चों। एक क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कैसा होता है, ऐसा, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऐसे डिवाइड हो, तो उसमें डिवाइड एट अ ट्रांसवर्सल प्लेन। इसमें क्या होगा, डिवाइड एट ट्रांसवर्सल प्लेन, मतलब ट्रांसवर्सल प्लेन से काटना है हमको एक ऐसे लेना है ऑर्गेनिज्म और ऐसे काट देना है। तो ट्रांसवर्सल प्लेन से अगर बेटा होता है तो वो कहलाता है आपका ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन, जो कि पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल क्या होगा उसका, पैरामीशियम। पैरामीशियम कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है ना, सिलिया होते हैं, ये इसका फ्लैजिला होता है, छोटू छोटू से सिलिया भी होते हैं, देखो इस तरीके से। सिलिएटेड फॉर्म हम पढ़ते थे 11th में, याद होगा मेरे बच्चों को। ये फ्लैजिला है जिसकी वजह से मूवमेंट करता है। सिलिया क्या करता है, सिलिएटेड मूवमेंट करवाता है, जैसे ये फूड को एंडोसाइटोसिस करता है फूड का। ये इसका न्यूक्लियस है। तो बेटा जो पैरामीशियम है वो इस तरीके से डिवाइड होता है, इस तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होती है, डिवाइड होता है और आगे ये ग्रो करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। फिर एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जो कि आपका युगलीना में होता है। जो कि किस में होता है, युगलीना। युगलीना एक तरह का एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका रिलेशन प्लांट में भी होता है और एनिमल में, मतलब दोनों में आता है। वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा, मैम से ना कभी युगलीना बनता नहीं है, पता नहीं क्यों। युगलीना की और मैम की बड़ी पक्की दुश्मनी है। युगलीना कहता है कि मैं आपसे नहीं बनूंगा, कुछ इस तरीके का युगलीना ऑर्गेनिज्म होता है ये। इसमें क्या होता है, इसका जो डिवीजन होता है मेरे बच्चों वो ऐसे होता है, ये प्लेन ऑफ डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, और इस तरीके से यहाँ पे ये दो युगलीनाज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 2 युगलीनाज में, 2 डॉटर युगलीनाज में ये कन्वर्ट। तो ये 3 तरह के बेटा बाइनरी फिजन्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। फिर बडिंग इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट में, हाइड्रा में, और बेटा कभी कभी और भी ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अच्छा, बाइनरी फिजन हमने देख लिया, एक होता है मल्टीपल फिजन मेरे बच्चों। सो कहाँ यहीं घुसा लें, चलो यहीं लिख देती मैम, बॉक्स बना दिया मैम ने, इस बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ मैं किसके बारे में, अबाउट मल्टीपल फिजन। यहाँ नहीं हो पाएगा, एक स्लाइड ऐड करते हैं, उसमें करते हैं, बढ़िया तरीके से करना है। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन जैसे नाम दिख रहा है मल्टीपल, एक से ज़्यादा बार टूटना, ये होता है आपके प्लाज्मोडियम में, अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। किसमें होता है मेरे बच्चों, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्लाज्मोडियम पॉजिटिव एजेंट है, किस चीज़ का, मलेरिया का। तो भाई ये मलेरिया करता है और हमें बर्बाद करता है। मलेरिया के दौरान होता क्या है, तो बेटा आपका जो सेल है, जब मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, वैसे प्लाज्मोडियम विफेक्स होता है बेटा पूरा नाम,
जब ये एंटर करता है तो यार हर किसी की अपनी फेवरेट जगह होती है, जैसे हमारी भी फेवरेट जगह होती है ना, पापा घुमाने लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारी फेवरेट जगह लेके जा रहे हैं, तो भाई इसकी भी अपना एक टारगन स्पेसिफिक है। ये क्या होता है बेटा, एक ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टारगेट स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन होता है। मतलब कि जब हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म, जिसको वायरस है या बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है, घुसता है तो अपनी फेवरेट जगह चूज करता है। तो ऐसे ही आपके प्लाज्मोडियम मच्छर की जो फेवरेट जगह है ना बच्चों, वो है आपका लिवर। आपके लिवर से इसको बड़ा प्यार है। तो ये होता है बेटा जी आपका लिवर सेल। इस लिवर सेल के अंदर आपका प्लाज्मोडियम घुस जाता है, घुस गया शरीर में, जाके लिवर सेल के पास जाता है कि हाँ भाई यही है मेरी फेवरेट जगह। जैसे कि टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट है, टीबी का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो आपके लंग्स पे अटैक करता है, फेफड़ों में अटैक करता है। तो यहाँ पर आपका ये घुस गया, कौन, ये आपका घुस गया बच्चों मेरे प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जैसे ही घुसा तो प्लाज्मोडियम को पता है यार कि ह्यूमन बॉडी तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। हमने बोला काहे, क्योंकि हमारी बॉडी में WBC है यार, ब्लड के WBC हैं। वो कहेगा कि WBC आएंगे तुझे बर्बाद करके जाएंगे। तो ये क्या करता है भाई, ये अपने तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, बल्कि ट्रिपल प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरीके से लेयर फॉर्मेशन कर लेता है, ट्रिपल, एंड दीज लेयर्स आर द सिस्ट फॉर्मेशन बेटा कर लेता है। ये क्या फॉर्मेशन कर लेता है, ये सिस्ट फॉर्मेशन, ताकि WBC अगर आएंगे अटैक करने तो यहाँ तक आएंगे, आगे घुस नहीं पाएंगे। और फिर जैसे ये हो गया तो अपना काम धंधा शुरू। काम क्या है, कार्योकाइनेसिस। सबसे पहले कार्योकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कार्यो का मतलब बेटा न्यूक्लियस से होता है और काइनेसिस मतलब डिवीजन। कार्यो स्टैंड फॉर न्यूक्लियस एंड काइनेसिस स्टैंड फॉर डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन होगा। तो ये रहा जैसे कि आपका सेल, लिवर सेल, ये आपका प्लाज्मोडियम है, इसके चारों तरफ मैं प्रोटेक्टिव लेयर्स बना रही हूँ, ये रही प्रोटेक्टिव लेयर्स। यहाँ पे इसके अब एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, ऐसे ये रहे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसी को हम कहेंगे कार्योकाइनेसिस। और जैसे ही कार्योकाइनेसिस हो जाएगा मेरे बच्चों, अब ये कर लेगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब अब इसका काम है डिवीजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर होने वाला है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जैसे कि ये रहा आपका लिवर सेल, लिवर सेल के अंदर ये है आपका प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम के अंदर छोटे छोटे से भाग बन जाएंगे, छोटे छोटे से भाग पार्ट्स बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये रही अभी भी इसकी क्या, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर सिस्ट। तो ये हो गया। अब ये जो बनते हैं ना, इनको अमोइलॉइड बोलते हैं, बड़ा थोड़ा अच्छा सा नाम नहीं है, अमोइबॉइल्ड बोलते हैं हम इनको, जो कि छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फिर क्या होता है भाई, इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि हमारा लिवर सेल झेल नहीं पाता, तो लिवर सेल और सिस्ट लेयर जो होती है फटती। अच्छा, ये कब होता है, ये होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। जब कैसी कंडीशन होती है, अनफेवरेबल, मतलब बाहर की कंडीशन अच्छी नहीं तो अंदर ही अंदर काम धंधा चल रहा है। पर जैसे ही आपकी बॉडी में फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही क्या आई मेरे बच्चों, फेवरेबल कंडीशन आ गई, जैसे ही कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग हो गई, अभी क्या करेगा, ये लेयर फट जाएंगी। देखो ये इस तरीके से, ये सिस्ट लेयर फटी, ये आपके प्लाज्मोडियम है, इसमें से देखो ये बाहर जा रहे हैं घूमने कि चलो भाई अब हम दूसरे को बर्बाद करेंगे। और ये रही इनकी 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स जो बनी हुई थी यहाँ पर। इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये आपकी बॉडी में अटैक करने भाग जाएगा, फिर औरों को पकड़ेगा और बर्बाद करेगा, जैसे हमारे लिवर सेल। तो ऐसे लिवर सेल को बर्बाद करता है और एक समय पे इतने सारे बन जाते हैं, इसीलिए मलेरिया बहुत जल्दी स्प्रेड होता है मेरे बच्चों, बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग है इसकी, क्योंकि ये मल्टीपल फिजन से होता है। फिर बडिंग बता दिया मैंने, ईस्ट और हाइड्रा में। बडिंग में क्या होता है, देखो बेटा बडिंग भी 2 प्रकार की होती है, एक एक्सोजीनस और एक एंडोजीनस। एक एक्सोजीनस मतलब बाहर की, और एक होती है मेरे बच्चों एंडोजीनस, जिसमें अंदर बर्ड फॉर्मेशन होती है। तो एक्सोजीनस मतलब कि आउटर ग्रोथ। बर्ड का मतलब बेटा क्या होता है, आउटर ग्रोथ, बॉडी से बाहर ग्रोथ होना एक एक्स्ट्रा। तो अगर आउटर ग्रोथ आउटसाइड द बॉडी हो रही है, अगर आउटसाइड दी बॉडी आउटर ग्रोथ हो रही है मेरे बच्चों, बॉडी के बाहर ग्रोथ हो रही है आउटर ग्रोथ,
तो मेरे बच्चों उसे हम कहेंगे एक्सोजीनस। और इनसाइड दी बॉडी आउटर ग्रोथ हो रही है, इनसाइड दी बॉडी अगर आउटर ग्रोथ हो रही है, बॉडी के अंदर आउटर ग्रोथ हो रही है, तो बच्चों उसे कहते हैं हम एंडोजीनस। एक्सोजीनस तो हम ईस्ट वगैरह में देखते हैं, इन सब में देखते हैं, पेनिसिलियम में देखते हैं, ठीक है। और एंडोजीनस बेटा कुछ होता है जिनमें गैम्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो कोई दिख रहा है ये रहा, या आपको ईस्ट में दिख रहा है ये रही आउटर ग्रोथ हो रही है, देखो धीरे धीरे देखो ये सबसे पहले ये रहा इसका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगा है, ये रहा इस तरीके से, मतलब वही कार्योकाइनेसिस हो रहा है। और जैसे ही कार्योकाइनेसिस होता है तो साइटोकाइनेसिस होता है, और ये देखो ये बर्ड बन जाती है। फिर ये बर्ड जब मैच्योर हो जाएगी तो अपने पेरेंट्स से डिटैच होगी और ग्रो करती है आगे। फिर देखो फंजी एंड सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गे, ये स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास। देखो ये ज़ूस्पोर्स। अब देखो अब आपके जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं मेरे बच्चों जिनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ फंजाई और कुछ एल्गीज और कुछ फंजाई ऐसे हैं। एल्गी प्लांट का ही तो हिस्सा है, प्लांट किंगडम में तो आता है एल्गे। तो बेटा जो एल्गी है, जो थैलोफाइटा, जिसकी बॉडी चपटी पड़ी रहती है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है इसमें, तो बेटा जो एल्गीज होती है ना, इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ज़ूस्पोर। और ये उन ज़ूस्पोर्स की मदद से आपका जो एल्गी है वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। जैसे मान लीजिए ये रहा, ये इस तरीके से, यहाँ पे बहुत ही बेकार बनाई है मैम, ये इस तरीके की बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। ज़ूस्पोरेंजियम बेटा, इस ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे ना छोटे छोटे से ऐसी बॉडीज़ बनी होती है सेरी, जिनमें ऐसे ये निकला रहता है बाहर को, फ्लैजिला चलते फिरते हैं। तो कैसे होते हैं इनके, इनको बोलते हैं ज़ूस्पोर्स। और ये ज़ूस्पोर कैसे होते हैं तो दिख रहा है आपको, ये होते हैं फ्लैजिलेटेड, मतलब इनके पास फ्लैजिला है, और ये मोटाइल है मेरे बच्चों, फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल इन नेचर, मतलब चलते फिरते हैं, पर इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, दे नीड वाटर, ये इनको पानी चाहिए। और ये जो एल्गी है बेटा ये एक्वेटिक है। एल्गी कैसी होती है आपकी, एक्वेटिक नेचर की होती है। तो वहीं अगर हम फंजाई की बात करें बेटा, तो इनके अंदर होता है कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर होता है जो कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, जो कि आमतौर पे आपको पेनिसिलियम में देखने को मिलेगा। पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम बेटा ये होता है आपकी फंजाई। और ये इससे ही हमारी पहली एंटीबायोटिक मिली थी जिसका नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, पहली एंटीबायोटिक है ये। तो ये कैसी होती है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपका, देखो ये पेनिसिलियम होते हैं, इसमें ऐसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं पेनिसिलियम में। और इन स्ट्रक्चर्स के बेटा बहुत ही बेकार बन गया, जैसे ये झाड़ सी होती है और इसमें बहुत सारे ऐसे ये गोले गोले से लटके रहते हैं इसके ऊपर, कुछ ऐसे गोले गोले का सा पूरा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा रहता है जैसे कोई किसी को फूल दे रहा हो, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। और ये कोनिडियोफोर आपको दिख रहा है, फ्लैजिला नहीं है, तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं ये, नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल। इनको मूवमेंट के लिए कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं एरेमोटाइसिस, कोनिडिया जो पेनिसिलियम में देख लिया, बर्ड्स आपने देख लिया हाइड्रा में, और गैम्यूल्स, ये गैम्यूल्स वो है, ये एंडोजीनस होता है मेरे बच्चों। ये कैसे होता है, एंडोजीनस, अंदर बर्ड बनती है, किसके अंदर, ये स्पॉन्जिस के अंदर। फिर प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स, क्योंकि यहाँ पे इनके पास वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के पास, और उन वेजिटेटिव पार्ट्स को हम क्या बुलाते हैं, स्टेम, रूट एंड लीफ। क्या होता है, स्टेम होती है, रूट होती है और लीफ होती है। लाइक रनर जो हम लोगों ने पढ़ा था 11th में, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, ये अलग तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये उनके मॉडिफिकेशंस थे बेटा। फिर देखो एक ये वाटर हाइसिंथ, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये प्लांट जो होता है ना, सारा का सारा ये ना एब्जॉर्ब कर लेता है किस चीज़ को, ऑक्सीजन को वाटर में से। इसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो डाई करने लग जाते हैं बेटा।
तो कह रहा वन ऑफ द मोस्ट इन्वेंसिव वीड्स है ये, अनचाहा अनवांटेड प्लांट, ये एक तरह का अनवांटेड प्लांट होता है मेरे बच्चों। ग्रो व्हेनेवर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर, कहीं भी पानी भरा हुआ है ग्रो कर जाएगा। तो कोई इसमें जैसे फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं, देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है वैसे। ड्रेन ऑक्सीजन, ये सारी ऑक्सीजन को ड्रेन करता है, खींच लेता है और लीड करता है डेथ ऑफ द फिशेज, इसको हम इसे कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। फिर इंड्यूस इन इंडिया, इंडिया के अंदर आता है बिकॉज ऑफ द प्रिटी फ्लावर एंड द शेप ऑफ द लीव्स, की वजह से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि फूल बहुत अच्छे हैं, आपकी जो लीव्स हैं उनकी शेप बहुत अच्छी है बेटा। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसमें फिनोमिनल रेट, मतलब काफ़ी अच्छा इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को आपको मिलता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंपल है, जैसे एल्गी, जैसे फंजाई, मतलब सिंपलर ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखना अमीबा की। अमीबा वैसे तो बाइनरी फिशन करता है बेटा, पर कभी कभी अमीबा बर्डिंग भी कर लेता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो मतलब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का काम यही है भाई, रिप्रोडक्शन करना है, फेवरेबल हो तो भी करना है, अनफेवरेबल हो तो भी करना है। तो ये मल्टीपल फिशन वाला मेथड अपना लेता है जब ये अनफेवरेबल करता है। तो देन फिर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स होती है, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर फीचर्स चेंज होते हैं, वेरिएशन आता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज वाली फेज में, ठीक है। पैकेटीन वाली में, पैकेटीन फेज में क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, चाहिए दोनों इंडिविजुअल के अपोजिट सेक्स के। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं, जिसको हम नहीं भाई, हमारी एनसीईआरटी जिसको हमें फॉलो करना है वो इसे फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी मेरे बच्चों बुलाती है। ऑल सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग स्पीशीज शेयर अ सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन, एक जैसा पैटर्न है पर कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट करते हैं एक ऐसी ऑफस्प्रिंग को जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, जो कि मेरे बच्चों नॉन आइडेंटिकल होती है, एक जैसी नहीं होती। इसको हम क्या लिखते हैं, ये नॉन आइडेंटिकल या फिर सिमिलर टू पेरेंट्स, मतलब पेरेंट जैसी है, पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। तो बेटा देखो यहाँ पे गैमेट दिखाए गए हैं, ये ह्यूमन गैमेट्स दिखाए गए हैं, ह्यूमन गैमेट दिखाए गए हैं। दिस इज द मेल गैमेट जिसका नाम स्पर्म है, मोटाइल है, एंड दिस इज द फीमेल गैमेट मेरे बच्चों, जिसको हम जानते हैं ओवा कहते हैं या फिर एग कहते हैं, ओवम भी कह देते हैं हम इसे। ठीक है बच्चों। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है, फ्यूजन होता है किसका, गैमीट्स का, या तो सेम इंडिविजुअल्स या फिर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स से। तो क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, जिसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, गैमेट्स का, और फॉर्म होते हैं या तो सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल से फ्यूजन होगा यहाँ पर। फिर देखो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स का आपका फ्लो चार्ट दिखाया गया है। अब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जिनमें होता है बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ फेजेस होती हैं। एक होती है जुवेनाइल फेज, बच्चों थोड़ा उल्टा हो गया, फर्स्ट फेज ये है, ये सेकेंड फेज है। पहली होती है जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज, जिसको हम कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको हम नॉन रिप्रोडक्टिव फेज भी बुलाते हैं मेरे बच्चों। नॉन रिप्रोडक्टिव फेज क्यों बोला हमने इसे, इसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लिए मेरे बच्चों कैपेबल नहीं है, मतलब अभी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, और रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्शन कर सकता है भाई, बिल्कुल करेगा। इसको हम मैचुरेशन फेज भी बोलते हैं, इसको हम मैच्यूरेशन फेज भी मेरे बच्चों बोलते हैं। फिर सेंसेशन फेज, बुढ़ापा वाली फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज में भी दिखा दी गई रिप्रोडक्टिव फेज भी। इसमें फिर डेथ फेज भी आती है, इसमें एक और डेथ फेज भी आती है, जब इंसान मर जाता है, लुढ़क जाता है। तो ये सारी फेजेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर देखो रिप्रोडक्टिव फेज में भी 3 फेज होती है। एक होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट, जिसमें होता है गैमेटोजेनेसिस मेरे बच्चों। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स,
गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब हैप्लॉइड बॉडी। हैप्लॉइड बॉडी का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। फिर होता है दूसरा प्रोसेस जिसको हम कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा तो उसके बाद क्या होने वाला है, गैमेट का ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर यहाँ पर फिर देखने को मिलता है। फिर दूसरा स्टेप है बेटा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का मतलब पता ही है हम सबको, ये क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो जाना बेटा, फ्यूजन हो जाना, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बिफोर फर्टिलाइजेशन भी आप इसे कह सकते हो, बिफोर फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बात करते हैं, अब इसमें दो तरह का होता है फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जो फीमेल बॉडी के बाहर हो, ये होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अगर फीमेल बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बॉर्नी फिशेज या एम्फीबियंस में होता है। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे समझ गए होंगे मेरे बच्चे, कि जो बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो कि इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स, जैसे बर्ड्स, और हम लोग जैसे कि मैमल्स के अंदर। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो गया, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद से इसमें क्या होती है, मियोसिस एंड स्पोर फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिज्म का विद हिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। भाई हिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए डिवीजन होता है, और फिर माइटोसिस होगा। डिवीजन होना है पर अब हमें गैमेट्स को हाफ नहीं करना है, इसलिए माइटोसिस होता है। और एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब बेटा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और इसके बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी होता है इसमें फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी इसमें होता है। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हमें बच्चों देखने को मिलते हैं। चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली फेज जिसको देखो हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज, या मेरे बच्चों मैंने बताई थी नॉन रिप्रोडक्टिव फेज भी हम इसे बोलते हैं, और वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। मतलब जब अभी आप रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी नहीं हो, छोटे छोटे हो, बचपन है, उसे कहेंगे जुवेनाइल फेज। द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज नोन एज जुवेनाइल फेज। बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी उस पीरियड को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। और प्लांट में, एनिमल्स में जुवेनाइल फेज, एनिमल में बेटा जुवेनाइल फेज बोल देते हैं, और इसी प्रोसेस को प्लांट में वेजिटेटिव फेज कहते हैं। और जब ये एंड होता है जुवेनाइल पे वेजिटेटिव फेज का, तब रिप्रोडक्शन शुरू होता है एक ऑर्गेनिज्म। देखो दिख रहा है ये मैच्योर फेज की लीव है और ये जुवेनाइल फेज की लीव है। देखो मैं जुवेनाइल फेज में भी देखो इसके, आप इसके ये देखिए बाउंड्रीज देखिए, ये लीव ब्लेड देखिए कितनी अलग है, और उसकी लीव ब्लेड देखिए कितनी शार्प है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस होता है। फिर दूसरी फेज होती है रिप्रोडक्टिव फेज। देखिए दिख रही है तो इंसान, ये तो ह्यूमन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगा दी है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्टिव फेज, सम प्लांट शो फ्लावरिंग इन द पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में फूल आने शुरू होते हैं, और कुछ हैं जो कि हर सीजन में फूल देते हैं। तो सम अदर प्लांट लाइक से बैम्बू स्पीशीज है जो अपनी पूरी जिंदगी में, बड़ा मार्क्स टू बी, अपनी पूरी जिंदगी में एक समय ही फ्लावर देते हैं आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, जिसको हम स्टोरोबिल्थियम कुटिया भी बोलते हैं, या फिर नील करयुंजी फ्लावर हम इसे बोलते हैं। वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार देखने को आपको मिलता है। फिर फीमेल प्लेजेंटा, एनिमल एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस, एनिमल की बॉडी में साइक्लिक चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्शन के समय। एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज शुरू होती है, एक्सेसरी ग्लैंड्स डेवलप होना शुरू होते हैं, जैसे इसमें दिखा दिया है, मेंस्ट्रुएशनल फेज आनी शुरू हो जाती है। फिर ये फॉलिकल, और ये हम समझेंगे ल्यूटियल फेज कैसी है। तो मतलब रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, इसमें ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है फॉर डूइंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होना शुरू हो जाता है
इस फेज को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज मेरे बच्चों। फिर देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल दिखा दी गई है इसमें कि भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी आती है, ये मंकीज में, एप्स में और ह्यूमंस में होती है। इसमें 3 फेजेस होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। प्लोरिफरेशन सेकेंडरी फेज जिसे हम बोलते हैं, ब्लड फ्लो होता है लास्ट फ्यू वीक्स में, बेटा इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी नहीं। फिर ईस्ट्रो साइकिल, नहीं ये भी अभी आपको नहीं पढ़ना। फिर आती है हमारी तीसरी फेज जिसको हम बोलते हैं एजिंग, मतलब अब उम्र थोड़ी बढ़ने लगी है, 40 से 45 जब इंसान होने लगता है तो ये फेज होती है डिटेरोरेशन ऑफ द बॉडी पार्ट। मैम इतनी बड़ी स्पेलिंग, डिटेरोरेशन। डिटेरोरेशन का मतलब होता है बेटा बॉडी ऑर्गन्स का कमज़ोर पड़ना। भाई इतने सालों में जब से पैदा हुए अब तक सारे के सारे बॉडी ऑर्गन काम कर रहे हैं, लगा हुआ है, खाए जा रहे हो इतना सारा फैट, यार लिवर लगातार डाइजेस्ट कर रहा है, तो इस समय पे तो वो भी थकेगा। तो इस एज में हमारे बॉडी पार्ट्स थकना शुरू हो जाते हैं और बॉडी होने लगती है वीक। कहते हैं ना यार पहले तो खाना पच जाता है पर अब खाना आजकल पचता नहीं है हमको, क्योंकि बेटा आपकी डिटेरोरेशन एज आ गई है। हमारे घरों में आपने सुना होगा कितनी बार फादर मदर को कहते हुए ये। फिर सेंसेंटेंट फेज, ये बेटा वो फेज है इसमें इंसान का रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस रुक जाता है, मतलब एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज हो जाती है ये। इट इज द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। ओल्ड एज इसमें से हम कहते हैं बुढ़ापा कहते हैं सेनेसेंस को, और अल्टीमेटली इसके बाद क्या हो जाती है डेथ फेज को हम डेथ फेज कहते हैं। डेथ फेज वो होता है जब इंसान इस धरती की मोह माया से मुक्त हो जाता है। ठीक है, इट इज अ फेज ऑफ सेसेशन ऑफ ऑल बॉडी। सेसेशन मतलब स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग, जब सारी की पूरी बॉडी काम करना, फंक्शन करना बंद कर देती है मेरे बच्चों, तो उसे हम डेथ फेज कहते हैं। इट इज एन एंड ऑफ द लाइफ स्पेन, ये लाइफ स्पेन का एंड पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो लाइफ स्पेन क्या हो जाती है यहाँ पर एंड हो जाती है। ठीक है बेटा, लाइफ स्पेन एंड होगी यहाँ पर। सो वी हैव टू डन फेजेस। अब हमें स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्पोरुलेशन, कि स्पोरुलेशन क्या होता है। तो स्पोरुलेशन इज द फिनोमेना ऑफ द एम्प्लॉयड बाय द अमीबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जो कि मैम ने आपको बताया था कि भाई अमीबा है, जब अमीबा के पास ना अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। कैसी कंडीशन मेरे बच्चों? अनफेवरेबल, मतलब हमारी सॉरी अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं बेटा, तो उस केस में अमीबा क्या करता है, अमीबा करने लगता है भाई ये स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन। देखो दिख रहा है ये रहा, ये देखो सिस्ट वॉल दिख रही है, अमीबा के चारों तरफ बना लेता है ये ताकि प्रोटेक्टिव। सिस्ट वॉल का नेचर क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, इसका होता है प्रोटेक्टिव नेचर मेरे बच्चों। फिर न्यूक्लियस है इसमें, देखो साइटोप्लाज्म में अनयूज्ड साइटोप्लाज्म में जो कि नहीं हुआ, और देखो कितने सारे को स्पोर्स बन गए, ये अंदर बने हैं, इसलिए हम इसको ना एंडोजीनस की कैटेगरी में गिन लेते हैं हम इसे। स्पोरुलेशन जो है वो किस में गिना जाएगा मेरे बच्चों? एंडोजीनस कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी मेरे बच्चों? एंडोजीनस, बिल्कुल। सो इट इज अ मीन्स ऑफ अ रिप्रोडक्शन, ये भी एक रिप्रोडक्शन का प्रकार है। टेकिंग एन अनफेवरेबल कंडीशन एंड डिस्पोजल ऑफ अ न्यू लोकेलिटी, मतलब कि ये भी एक रिप्रोडक्शन का तरीका है, बस ये है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है बेटा? फॉलो करता है, और फेवरेबल होगा तो वही करेगा। फिर स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में हमने बात की थी, देखो से गैम्यूल्स बन रहे थे किसके अंदर? स्पॉन्जेस के अंदर। स्पॉन्जेस के अंदर गैम्यूल्स बन रहे थे, से माइक्रोपाइल एक्रोफाइट, देखो इसका स्ट्रक्चर दिखाई, देखो अंदर के अंदर गैम्यूल्स बन रहे हैं, देखो ये गैम्यूल्स फॉर्मेशन हो रहा था। फिर बडिंग इन हाइड्रा हो रहा था, हाइड्रा में देखो बाहर बढ़ आ रही है, दिस इज एन एक्सोजीनस, बाहर आउटर ग्रोथ हो रही है, एंडो ग्रोथ थी तो ये एंडोजीनस है, ये है एंडोजीनस। ठीक है बेटा। फिर जूस्पोर बन रहे थे क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास जो होती है बेटा ये आपकी एल्गी होती है, बात की थी हम लोगों ने, ये BGA ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जिसको आप काई भी कहते हो। ठीक है, इसमें देखो बनते हैं जूस्पोर, और जूस्पोर का नेचर कैसा होता है वो मैंने आपको बताया था। जूस्पोर का नेचर होता है फ्लैजिलेटेड मोटाइल। फिर कोनोडियोफोर या कोनिडिया बनता है, पेनिसिलियम इट इज अ टाइप ऑफ अ फंगस, फंजाई, फंगी। ठीक है बेटा, फंजाई का ये टाइप है। देन इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट 3 होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फिर है मेरे बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए जैसे कि ये फिगर अभी हमारे लोग को नीड नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम देख लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें क्या है? इट इज एन इवेंट प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। इट इंक्लूड इन इट
इसके अंदर ही आएगा। इट इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड द गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस है इसमें क्या है, गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो कि हम लोगों ने बात कर ली है, और गैमेट्स का ट्रांसफर होना। कैसे बनता है, तो प्लांट की केस की बात करें, इन केस ऑफ द प्लांट में जो मेल गैमेट होता है मेरे बच्चों, हम उसे पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, मेल गैमेटोफाइट कहलाता है, और जो फीमेल होता है बेटा वो ओव्यूल होता है आपका, ओवा, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और मेल्स में हमने बात कर ली थी स्पर्म एंड ओवम होता है। फिर गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड क्योंकि इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, विच में भी सिमिलर, जो एक जैसे भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अगर एक जैसे हैं तो आइसोगैमस, अलग अलग है तो एनाइसोगैमस। देखो बेटा ये दिखाई दे रहे आइसोगैमस गैमेट, देखो ये रहे, मान लीजिए कि ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में आप डिफरेंस नहीं करो, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। कैसे हैं ये, भाई जेनेटिकली सिमिलर तो नहीं हो सकते ना, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो अगर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि ये हैं आइसोगैमस। और देखो हेट्रोगैमस या एनाइसोगैमस भी आप इसे बोल सकते हैं, ये एनाइसोगैमस भी बेटा कहा जाता है। इसमें देखेंगे तो आप एक बड़ा है एक छोटा है, ये आमतौर पे फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, ये एक जैसे नहीं हैं, देखने में अलग अलग है, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। सो ये लिखा हुआ इन एल्गे बोथ द गैमेट्स आर सिमिलर, मतलब हेट्रोगैमस होते हैं जिनको हम आइसोगैमस भी, होमोगैमस सॉरी बच्चों हो सकते हैं, और हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि जिनमें आमतौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होता है, इसमें दो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट गैमेट्स होते हैं मेरे बच्चों, फॉर्म होते हैं, जिनको हम हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं, या फिर मेल गैमेट जिनको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर एंथैरोजॉइड। अच्छा ये याद रखना है, यहाँ पे जो मेल गैमेट है उसको क्या बुलाया जाता है, एंथैरोजॉइड या स्पर्म, और फीमेल गैमेट को ओवम या फिर एग के नाम से बुलाया जाता है। ये बात याद रखेंगे मेरे बच्चों, एंथैरोजॉइड इज द नेम गिवन टू द मेल गैमेट। ऐसी फीमेल गैमेट को ओवम या फिर एग या आर्किगोनिया भी इसे बोला जाता है, या आर्किगोनिया भी इसे बोलते हैं। सो एंथैरोजॉइड या आर्किगोनियम। फिर इन फंजाई एंड प्लांट्स, आप कुछ फंगस में और कुछ प्लांट्स में मेरे बच्चों होमोथैलिक मोनोइशियस टर्म्स आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। होमोथैलिक मतलब सेम गैमेट, अब मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन वन इंडिविजुअल या फिर सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल पर दोनों पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। और हेट्रोथैलिक एंड डाइशियस कंडीशन यूज फॉर द यूनिसेक्सुअल कंडीशन। यूनिसेक्सुअल में बेटा ये कंडीशन होती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक होता है, या तो सिर्फ मेल होगा या फीमेल, तो इसके लिए हम बोलते हैं आइदर मेल और फीमेल इज प्रेजेंट, या तो मेल ही होगा या फिर फीमेल ही होगी। सो आइदर मेल और फीमेल इज प्रेजेंट ऑन सेम ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म पे एक प्रेजेंट होगा, या तो मेल ही या फिर फीमेल बेटा। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अब मेल और फीमेल होता है, अगर मेल वाला जो है बेटा तो उसे हम स्टैमिनेटेड बोलते हैं, बिकॉज मेल पार्ट का नाम स्टेमन होता है मेरे बच्चों, दैट इज बियरिंग स्टेमन, वाइल द फीमेल पार्ट इज पिस्टिलेटेड, क्योंकि फीमेल पार्ट में क्या पिस्टिल होती है, उसमें प्रेजेंट होती है बेटा पिस्टिल की, तो पिस्टिलेटेड हम इसे बोल सकते हैं। फिर एनिमल्स, अभी एनिमल्स की स्पीशीज में तो मोनोइशियस है, डाइशियस, देखो बेटा वर्ड कंफ्यूजिंग है, बाइसेक्सुअल है और बाइसेक्सुअल को मोनोइशियस भी बोल रहे हैं, बोलना डाइशियस चाहिए था पर बेटा मोनोइशियस बोलते हैं, उल्टा टर्म है, ये उल्टी टर्म यूज करते हैं। ऐसी यूनिसेक्सुअल के लिए डाइशियस यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो इन एनिमल स्पीशीज विच आर पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन द सेम प्लांट, दे आर बाइसेक्सुअल या हर्मैटोफ्राइट्स, मतलब इसमें अर्थवॉर्म की स्पीशीज आती है, इसमें स्पॉन्जेस आते हैं, टेप वॉर्म्स आते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, और बोथ हैविंग आइदर मेल और फीमेल, या तो सिर्फ मेल है या फिर फीमेल है, तो बेटा वो आपको पता है वो यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे, जैसे कि कॉकरोचेस होते हैं, या तो मेल या फीमेल कॉकरोच होता है, या ह्यूमन होते हैं, या तो मेल होगी या फिर वो फीमेल ही होगी बेटा।
तो याद रखना है हर्मेंटोफ्रोडिस वो ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं सेम पर, दीज आर योर अर्थवॉर्म, योर स्पॉन्जेस एंड योर टेपवॉर्म। एंड स्पॉन्जेस की खास बात कि उनमें एंडोजीनस बडिंग देखने को मिलती है। फिर गैमेट्स की एक बात खास कि गैमेट्स हमेशा से हेप्लॉइड होते हैं, मतलब दे कैरी ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेरे बच्चों, ठीक है, ओनली हाफ सेट ऑफ दी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो ऑर्गेनिज्म में भी हेप्लॉइड और डिप्लॉइड, पर ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि वो हेप्लॉइड हो या डिप्लॉइड, जैसे कि यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, ऐसा होता है, ऐसे हेप्लॉइड या डिप्लॉइड भी हो सकता है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमेट बाय मियोटिक डिवीजन। डिप्लॉइड कब बनता है? जब मियोटिक डिवीजन होती है। द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू एल्गे, वो जो एल्गे है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स है, दीज आर योर स्टार्टिंग हैव द डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की यार, अरे यार हेप्लॉइड प्लांट बॉडी आती है। गेमेटोफाइट की हम बात करते थे, इनकी जो डोमिनेटिंग फेज होती है वो क्या होती है? गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, दो फेज होती थी बेटा प्लांट की लाइफ में। गेमेटोफाइट इज डिप्लॉइड फेज एंड द स्पोरोफाइट इज डाइप्लॉइड फेज। तो इनके में गेमेटोफाइट होती है इसलिए हेप्लॉइड है। वही टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी खास बात क्या होती है मेरे बच्चों कि ये वैस्कुलराइज्ड प्लांट है, ये वैस्कुलराइज्ड प्लांट है, मतलब इनके पास वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, इनके पास जाइलम है, इनके पास फ्लोएम प्रेजेंट है मेरे बच्चों। और ये कैसे हैं? इनके में डोमिनेटिंग फेज होती है बेटा स्पोरोफाइट, जो कि कैसी नेचर की होती है? 2n, मतलब डिप्लॉइड, और ये होती है हेप्लॉइड। फिर डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, गैमेट्स मदर सेल, मतलब मियोसाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, गैमेट जो मदर सेल होते हैं, अंडरगो मियोसिस इन विच वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन गैमेट्स। कि हमारे बॉडी में भी होता है भाई, ये पूरा सेल है, मान लीजिए जिसको मैंने बोल दिया मदर सेल, लेट्स से इट इज अ मदर सेल। तो बेटा ये मदर सेल क्या करेगा? ये मदर सेल मान लीजिए डिवीजन कर रहा है, और डिवीजन करके इसने दो सेल्स बनाए हैं और डिवीजन हुआ है यहाँ पर मियोसिस। सो बेटा मियोसिस डिवीजन में अगर इसके पास 2n क्रोमोसोम है तो डिवाइड होके n और ये n क्रोमोसोम्स नंबर बनाएगा। ये आपने पढ़ा है, वैसे दो नहीं 4 बनते टोटल, 2 बनते हैं मियोसिस फर्स्ट फिर मियोसिस सेकंड में, तो मियोसिस करेगा ये। मैंने मियोसिस फर्स्ट की स्टेज दिखाई तो 2n दिखाना चाहिए था मुझे, ये रहे, चलिए 2n। फिर इसके बाद मियोसिस सेकंड की स्टेज आ गई, और मियोसिस सेकंड की स्टेज में ये 4 क्रोमोसोम्स फाइनली बनते हैं विद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 4 सेल्स बनते हैं। तो इस तरीके से ये डिवीजन यहाँ पर होता है, और मदर सेल को मियोसाइट्स भी मेरे बच्चों कहा जाता है। ये बेसिक सी बातें हैं, इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप लोग अच्छे से समझिए, समझ सके। फिर गैमेट ट्रांसफर, गैमेट बनने के बाद उसको ट्रांसफर भी तो करना है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमेट तो मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो मोशन करता है, एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, मतलब कि वो नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, एक्सेप्ट इन दी फंगी और एल्गी इन विच बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, जिनमें दोनों ही मोटाइल होती हैं या दोनों ही नॉन मोटाइल होती हैं। सिंपल प्लांट जैसे एल्गे की बात करें, फंजाई की, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, इनको पानी चाहिए, इनको वाटर चाहिए इनके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मूव करने के लिए। मेल गैमेट को फीमेल तक जाने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर पानी चाहिए। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि इनका जो रिप्रोडक्शन है वो पानी पर निर्भर करता है। तभी तो हम लोग ब्रायोफाइट्स को वो एम्फीबियंस बुलाते हैं, और टेरिडोफाइट्स को वाटरिंग प्लांट्स होते हैं। ये आपके फर्स्ट एक्वेटिक प्लांट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, पर फिर भी पानी चाहिए इनको, वाटर की नीड होती है। बिना पानी के इनका गैमेट यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, तो दे नीड अ वाटर मॉइस्चर प्लेस इनको चाहिए बेटा। पर द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर मच मोर देन द फीमेल गैमेट, क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बहुत सारे डाई कर जाते हैं। हमारा नेचर चाहता है कि जिसका फ्यूजन होने वाला है फीमेल गैमेट के साथ वो सबसे हेल्दीएस्ट हो, और जिसके जेनेटिक कैरेक्टर बहुत बेटर हो, वेरिएशन बहुत अच्छा हो, वही चाहता है कि उसका ही क्या हो बेटा? फ्यूजन हो। तो यहाँ पर फीमेल गैमेट जो है वो तो एक ही बहुत रहता है, पर मेल गैमेट बहुत सारे ट्रैवल करते हैं, कंपटीशन होता है उसमें, और जो सबसे बेस्ट होता है वो कर पाता है फ्यूजन। ठीक है, एट मोस्ट मेल गैमेट फेल टू रीच द फीमेल गैमेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डाई, मोस्ट ऑफ देम डाई। ठीक है, बिकॉज नेचर सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होता है, और नेचुरल सिलेक्शन के दौरान आपका नेचर उसको चुनता है मेरे बच्चों जो सबसे हेल्दीएस्ट हो
हेल्दीएस्ट हो एंड फास्टेस्ट हो, और जिसमें मोर वेरिएशन हो, बेटर सर्वाइवल चांसेस हो, इन सब क्वालिटीज को देखकर ही आपका नेचर जो है वो सिलेक्ट करता है कि भाई कौन से स्पर्म का या कौन से मेल गैमेट का फ्यूजन होना है फीमेल गैमेट के साथ बच्चों, ठीक है। देन इवेंट सेक्सुअल प्रोडक्शन को इन हायर प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ द मेल गैमेट, मतलब कि मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इस तरह से पोलन ग्रेन होता है, आउटर स्ट्रक्चर इसकी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, सिस लेयर होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके मेल गैमेट। अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट का एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट कैरी करता है। इसलिए ये जो पोलन ग्रेन है बेटा, अब आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट किंगडम में कि पोलन ग्रेन जो होता है इसको गैमेटोफाइट कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। ये हेप्लॉइड बॉडी होती है, और गैमेटोफाइट एक हेप्लॉइड बॉडी होती है जो कि मल्टी सेलुलर होती है, एंड जिसके पास गैमेट्स हो भी, ये इसका काम क्या होता है, गैमेट्स का प्रेजेंट करना। गैमेट प्रेजेंट होता है ना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। ओव्यूल में एग्स होते हैं। पोलन ग्रेन मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा फैसिलिटेटेड फर्टिलाइजेशन होने, और इसी का ट्रांसफर होना, इस ट्रांसफर को बच्चों हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल एज पॉलिनेशन। दिस वी हैव टू डिस्कस इन द सेकंड चैप्टर बच्चों, इसे हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। और जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो प्लांट्स के अंदर पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन, एंड आफ्टर पॉलिनेशन मेरे बच्चों होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पॉलिनेशन में बी अ सेल्फ टाइप। सेल्फ में क्या होता है, अगर एक ही फ्लावर के एंथर का जो पोलन ग्रेन है एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाए, भाई मान लो मेरे पास घर में गुलाब का पौधा है, मान लो उसमें एंथर है, उसमें एक स्टिग्मा भी है, इसी फ्लावर के एंथर ने पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे भेज दिया, दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम ऑटोगामी भी बोलते हैं। और अगर अलग अलग फ्लावर्स है दो, भाई एक ही पौधा है, एक ही पौधे के 2 अलग अलग फूल है, भाई एक ही पौधे घर में एक ही पौधे में 2 फूल भी तो लग सकते हैं, 2 फूल लगे भाई मेरे गुलाब के, इसके एंथर ने इसके स्टिग्मा को भेजा पोलन ग्रेन, दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है बेटा, डिफरेंट फ्लावर पे होता है। फिर पोलन एक और टाइप का भी होता है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज में भी होता है, वो हम आगे बात करेंगे, दिस वी हैव टू स्टडी इन द सेकंड चैप्टर। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जर्मिनेट करते हैं, और कौन से मेथड से करते हैं, कीमोट्रोपिज्म की मदद से। कौन से करते हैं मेरे बच्चों, कीमोट्रोपिज्म की मदद से, मतलब कि यूटिलाइजेशन करते हैं केमिकल का फॉर देयर ग्रोथ, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए केमिकल का यूटिलाइजेशन ये करते हैं टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनती है जो डिलीवर करती है मेल गैमेट, जैसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए ये आपका फीमेल पार्ट है, इस फीमेल पार्ट पे जब यहाँ पर ये पोलन ग्रेन आ जाते हैं तो ये पोलन ग्रेन में से धीरे धीरे ऐसे करके ट्यूब निकलनी शुरू हो जाती है। इस ट्यूब का मूवमेंट कीमोट्रोपिज्म कहलाता है, मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल, ठीक है बच्चा। फिर देखिए ये अब इवेंट है अपना फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, हमारी एनसीईआरटी उसको सिनगैमी भी बोलते हैं, तो हम लोग मानते हैं सेम ही चीज़ है यार। और इसमें डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, 2n वाला जाइगोट बनता है। अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो बेटा, कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, जो कि फ्रूट में देखने को मिलता है। हनीबीज में ऐसी होता है, रोटिफेरस में होता है, लिजर्ड में होता है। प्लांट की बात करें तो कुछ फ्रूट्स में, बनाना एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है बेटा। तो देखो पार्थिनोजेनेसिस मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जिनको हम वर्जिन फ्रूट भी बोलते हैं मेरे बच्चों। पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन फ्रूट भी कहते हैं बेटा, या हम इनको सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं, जिसमें भी सीड नहीं होते वो इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लाइक योर बनेना, योर ग्रेप्स, छोटे छोटे होते हैं ना हरे हरे वाले ग्रेप्स, ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है जो विदाउट ऑफ फर्टिलाइजेशन ही क्या कर जाते हैं, ग्रो करने शुरू कर देते हैं। फिर 2 तरह का फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल और एक क्या होता है, इंटरनल। एक्सटर्नल में सिनगैमी आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है,
आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है और इसमें इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज इन दी सराउंडिंग मीडियम, बहुत सारे रिलीज करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ ओवास प्रोड्यूस आर लेस, कम प्रोड्यूस होते हैं, पर लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट ज़रूरी होते हैं क्योंकि उनको ट्रैवल करना पड़ता है कहाँ पर, ओवम के पास। पर यहाँ पर दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, यहाँ पे ओवा एंड मेल गैमेट दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, मोर बनते हैं, मोर क्वांटिटी में बनते हैं क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के। होता है कि इसमें बोनी फिशेज एंड एम्फीबियन मतलब कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, यहाँ पे बर्ड्स में, मैमल्स में, टेरेस्ट्रियल्स में मोस्टली यही होता है। ये बेटर है, वो कम बेटर। फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म आगे दो पार्ट में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो ओवी पैरस हो सकता है बच्चों, या वो वीवी पैरस हो सकता है, या तो वो ओवी पैरस हो सकता है या वीवी पैरस। ओवी पैरस मतलब जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो हुआ है पर वो ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट बच्चे को नहीं, वो एग ले करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, एग ले करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बुलाते हैं, ओवी पैरस, जैसे कि आपकी मुर्गी है, और वीवी पैरस जो कि बर्थ देते हैं टू यंग वंस, जो बर्थ देते हैं किसको, यंग वंस को, जो बच्चों को पैदा करते हैं वो होते हैं वीवी पैरस, और जो अंडे देते हैं वो होते हैं ओवी पैरस बच्चों। ठीक है। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं वो कौन कौन से हैं, इवेंट दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्या होता है, देख लीजिए। तो जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। भाई जाइगोट जब तक नहीं बनेगा स्पीशीज कैसे कंटिन्यू, क्योंकि रिप्रोडक्शन का फाइनली रिजल्ट क्या बनता है मेरे बच्चों, तो रिप्रोडक्शन का फाइनल रिजल्ट तो जाइगोट ही बनता है ना, बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू अनदर। एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जिसमें ह्यूमन भी आता है, उन सबकी लाइफ शुरू होती है एक सिंगल सेल से। कहाँ से शुरू होती है सबकी लाइफ, एक सिंगल सेल से, और उस सिंगल सेल का नाम होता है जाइगोट। ये तो पढ़ा है बचपन से, एवरी ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल यूनी सेल, दिस इज अ जाइगोट बट अ डिप्लॉइड, पर डिप्लॉइड होता है। इन ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट इज फॉर्म एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, वाटर में बनता है, और इंटरनल ऑर्गेनिज्म में अंदर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब फिर जो इंटरनल मैंने आपको दो बताया कि एक ओवी पैरस है, एक वीवी पैरस है। तो बेटा ओवी पैरस में जैसे ही एम्ब्रियो के चारों तरफ सिस्ट लेयर बन जाती है, एम्ब्रियो की चारों तरफ क्या बन जाती है, सिस्ट लेयर बन जाती है, ये बाहर दे देते हैं, अंडे दे देते हैं, पर ये कंप्लीट डेवलपमेंट करवाते हैं, और कंप्लीट डेवलपमेंट जब हो जाता है उसके बाद ही उस इंडिविजुअल को बॉडी से बाहर पास आउट करते हैं और बर्थ देते हैं यंग वंस को। फिर एल्गे फंजाई, जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल जो रेजिस्टेंस करती है, डेसिनेशन और डैमेज को रोकती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ द रेस्ट। भाई बनना ज़रूरी है क्योंकि भाई बचाव करना है, नई जिंदगी है, जिंदगी को बचाना है। और द ऑर्गेनिज्म जिसमें हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हेप्लॉन्टिक मतलब एन, जिसमें एन जो है वो है, देखो बेटा जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं उनको हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला बोलते हैं। डिप्लॉन्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा इनमें डिप्लॉइड, इनमें स्पोरोफाइट इनका डोमिनेटिंग फेस है। आप जो हेप्लॉइड थे कौन कौन थे, एल्गे और आपके ब्रायो और फंजाई, इनकी बात करें, इसमें जाइगोट डिवाइड होता है हेप्लॉइड स्पोर में और जर्मिनेट करता है एक हेप्लॉइड इंडिविजुअल में। ठीक है बेटा। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट। और जाइगोट से कैसे डेवलप होता है, तो बेटा जाइगोट के अंदर होता है माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होता है, मतलब कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, और फॉर्मेशन किसकी होती है, एम्ब्रियो की, जिसको हम ब्लास्टोसाइट भी बोलेंगे बेटा। देखो एम्ब्रियो एक सिंगल सेल है, अगर एम्ब्रियो क्या है बेटा, एम्ब्रियो होता है आपका सिंगल सेल। देखो एम्ब्रियो इज द सिंगल सेल। अगर आपका जो सिंगल सेल डिवीजन कर रहा है, अगर उसके अंदर 8 सेल फॉर्मेशन हो जाती है, 8 सेल फॉर्मेशन होते हैं तो हम उसे ब्लास्टोसाइट कहते हैं। मोर देन 8 हो जाती है तो हम उसे एम्ब्रियो बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा। सो यही लिखा हुआ है, सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ओवीपैरस में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड
इसमें आउटसाइड होता है बॉडी ऑर्गेनिज्म में, ले फर्टिलाइज एग एंड ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, मतलब कि ये अंडे दे देते हैं, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स करते हैं, अंडे दे देते हैं, अंडे दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। फिर विविपेरस में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, अंदर होता है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करता है सिंगल यंग वंस को, जैसे कि जो ह्यूमंस करते हैं, डॉग करते हैं, हॉर्स करते हैं, मतलब मैमल्स, मैमल्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, मैमल्स की कैटेगरी है बच्चों ये, जो हम लोग हैं। अरे यार मैम भी भूल जाती है। अच्छा, अब है आपके फ्लावरिंग प्लांट की छोटी सी बात। आपको पता है जाइगोट फॉर्म होता है इनसाइड दी ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर, ये हमारा, ये हम बात करते थे, ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर इसमें ये ओव्यूल होता है, जिसके अंदर यहाँ पे एम्ब्रियो सेक की तरह सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात आप लोगों ने 10th में भी की होगी। ये ओव्यूल है, तो ये ओव्यूल के अंदर ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे जाके डेवलप करके एम्ब्रियो बनता है, और फिर ये कुछ समय बाद क्या बन जाती है, ये पार्ट फॉर्मेशन किसकी करती है बेटा, सीड की। और जो ओवरी होती है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन किसका करती है, फ्रूट का। और जो फ्रूट ओवरी से बनते हैं उनको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो ओवरी से नहीं किसी और पार्ट से बनते हैं, उनको हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन वगैरह सब गिर जाती है भाई। ये कोई ज़रूरी पार्ट तो नहीं है, एक्सेसरी पार्ट तो नहीं है, तो सारी सारी क्या कर जाती है, फॉल ऑफ कर जाती है, गिर जाती है, झड़ जाती हैं। जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल धीरे धीरे क्या बन जाता है बेटा, सीड से। दिख रही है देखो ये है इसमें प्लेजेंटा, हमने पढ़ी थी ना 11th में। ये लेयर क्या है इसकी, प्लेजेंटा है। इस प्लेजेंटा से देखो ये जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ओव्यूल्स। ये The ovary develop into a fruit which develop into a thick wall pericarp protective in the function। इसकी चारों तरफ एक लेयर बनती है ओवरी की चारों तरफ, जिसको हम पेरिकार्प लेयर भी बोलते हैं। फिर आफ्टर डिस्पर्जन होता है, सीड जर्मिनेट करता है अंडर फेवरेबल कंडीशन और एक नए प्लांट को जन्म देता है। फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आपको दिखाए गए हैं, सीड दिखाया गया एस की तरीके से, और पी दिखाया गया पेरिकार्प मतलब फ्रूट की लेयर, तो देखो दिखाई गई है, ये सीड है, ये चारों तरफ की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो मटर के चारों तरफ होती है। देखो ये भी दिखाई गया, ये रहा कुछ फ्रूट दिखाए गए हैं, देखो ये प्लेजेंटा दिखाई गई है, दिस आर योर फ्रूट सीड एंड दिस इज दी पेरिकार्प लेयर। देखो ये भी, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये लेयर फॉर्मेशन। तो बेटा अब आते हैं कुछ क्वेश्चन की बारी हमारी इस चैप्टर में, अब आती है बारी क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द यूनिट ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट, रनन एंड राइजोम्स, हाँ ये भी होता था, सक्कर एंड बल्ब, बिल्कुल, ट्यूबर एंड ऑफसेट, हाँ ये भी तो सारे के सारे ही हैं भाई, ये तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले। देन वेजिटेटिव प्रोपोगेल ऑफ अगेव, अगेव का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किससे होता है, तो बेटा याद रखना है अगेव का होता है ब्यूबिल से। किससे, इस बेटा यहाँ से पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा, ब्यूबिल से, ठीक है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, स्लो प्रोसेस है, फास्ट एंड नो, सिंपल एंड नो, कॉम्प्लेक्स। तो ए एंड डी, इसका मतलब ये ऑप्शन है। देन इन द एनिमल जुवेनाइल फेज होती है, जिसको हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन से पहले फेज होती है ये, या प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव फेज कहते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज फॉलोड बाय डैश चेंजेस प्रायर टू द एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। क्या चेंजेस आते हैं बेटा जुवेनाइल फेज में, मॉर्फोलॉजिकल फेजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जेनेटिकल चेंजेस है दोनों। तो मेरे हिसाब से मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही तो आते हैं, जेनेटिकल तो नहीं आते हैं, है ना। फिर एंथीरियोफोर इज प्रेजेंट, एंथीरियोफोर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं आपके मार्केंशिया में। ये आपके प्लांट किंगडम का क्वेश्चन आ गया है, इसका नहीं है, प्लांट किंगडम का क्वेश्चन आ गया है ये। फिर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, आपको सबको पता है पॉलिनेशन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन आगे होता है, और इमस्कुलेशन एंड बैगिंग ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ाई नहीं है ये। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलता है, तो बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडियोफाइट में, जिम्नो में, एंजियो में। तो मेरे हिसाब से तो सब में ही देखने को मिलता है। ब्रायो में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल आपके सिर्फ एल्गे में, एल्गे के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एल्गे के अंदर क्या होता है मेरे बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसे, जैसे मान लो कि ये इसका गैमेटोफाइट होता है, इस गैमेटोफाइट के ऊपर ना बेटा यहाँ पर सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर यहाँ पर ये रहे, ये मान लीजिए मेल वाला पार्ट है,
ये हम लोग वैसे तो 11th में पढ़ते थे, ये हमारा फीमेल वाला पार्ट है। तो मेल पार्ट से यहाँ पे जूस्पोर्स बनाते हैं, देखो ये बन रहे जूस्पोर, और ये फीमेल पार्ट और मेल पार्ट का बाहर फर्टिलाइजेशन होता है पानी के अंदर, इसमें वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और एल्गी की खास बात थी, एल्गी की जो जाइगोट वाली फेस होती है जो कि कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, बाकी सबकी मल्टीसेलुलर होती है, जाइगोट नहीं। एल्गी की जो जाइगोट वाली फेज जिसका नेचर यूनिसेलुलर है, यही इसका स्पोरोफाइट भी होता है। यही क्या होता है इसका स्पोरोफाइट, बाकी सबका स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर होता है, पर एल्गी का जो है वो क्या होता है बेटा, यूनिसेलुलर होता है। तो एल्गी के बारे में कुछ खास बातें, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्लास 12 के पहले चैप्टर को एंड किया जो कि बिल्कुल बेसिक था। बेसिक चीज़ें सारी हमने इस चैप्टर से क्या कर ली हैं बेटा, कवर अप कर ली हैं। ओके बच्चों, तो बाय बाय, जल्द मिलेंगे दूसरे चैप्टर में। थैंक यू।